हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम करने वाले हैं आपका सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 14 बोलता है कि वो फैक्ट्स जो आपका एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड बताते हैं, तो वो फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे। स्टेट ऑफ माइंड जैसे इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल और गुडविल टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन। किसी भी पर्सन के थ्रू आपका इंटेंशन क्या है, आप सच में उस बंदे को हार्म करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। तो अगर कोई फैक्ट उस चीज को बता रहा है तो उसको हम रेलेवेंट मानेंगे सेक्शन 14 के अंडर। यानी मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाला तथ्य। अब सपोज करो इसमें बोला गया है कि शारीरिक संवेदना मतलब बॉडीली फीलिंग। अगर किसी को चक्कू लगा है तो अब वही तो बोल रहा होगा ना कि भाई मुझे दर्द हो रहा है, तो वो उसकी बॉडी फीलिंग है कि भाई उसको पेन हो रहा है, ब्लीड हो रही है। तो इट्स लाइक उसी बंदे को पता होगा, बॉडीली फीलिंग। इंटेंशन, अगर सपोज करो किसी ने कुछ चुराया है और वो जानबूझ के चुराया तो उसका इंटेंशन ही था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं आगे चल के। एक्सप्लेनेशन 1 आपकी कहती है वही फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे जो कि पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन मतलब प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। एंड उन फैक्ट्स से ये पता चलता हो कि स्टेट ऑफ माइंड जनरली नहीं एग्जिस्ट करता था, लेकिन उस पर्टिकुलर मैटर में वो स्टेट ऑफ माइंड किसी बंदे का था। जनरली इन द सेंस कि कोई और दूसरी बात जिसका पर्टिकुलर मैटर से कोई लेना देना ही नहीं था। जनरली को समझने के लिए ना तुम ये सोच सकते हो कि सपोज करो एक बंदा रोज रात को लेट ही आता है, मतलब अपने ऑफिस से 11, 12, 1 बजे तक आता है रोज, लाइक उसका रोज का है। अब सपोज करो एक दिन ऐसी कोई उसके घर पे इंसिडेंस हो गया और उसकी पहले अपने भाइयों से या किसी से लड़ाई वड़ाई हो गई थी एंड उस दिन भी वो 1 बजे तक ही आया। तो ऐसे क्वेश्चन उठ गया उस पे कि भाई ये तो बंदा 1 बजे आया क्योंकि इसी ने ही कुछ किया होगा उसके साथ, अगर उसके भाई का मर्डर वर्डर या फिर कुछ भी हुआ हो तो उस पे इल्जाम लग गया। तो ये तो जनरली है ना कि वो उसी दिन पर्टिकुलरली 1 बजे नहीं आया था, वो डेली आता था। वो जनरली ही आपका डेली 1 बजे तक 12 बजे तक आता था। तो जनरली इन दिस सेंस कि जो चीज रेगुलर बेस पे हो रही है या फिर उस चीज का कोई ताल्लुक ही नहीं है मैटर इन क्वेश्चन से, तो वो रेलेवेंट नहीं होगी। बस वही रेलेवेंट होगी जो इंटेंशन बता रहा होगा कि हाँ ये स्टेट ऑफ माइंड उसका था उस इंस्टेंस या फिर उस पर्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग। ओके, अब अगर हम बात करें आपके एक्सप्लेनेशन 2 की, तो अगर किसी बंदे का ट्रायल चल रहा है एंड वो बंदा पहले भी कोई ऑफेंस कर चुका है तो इस सेक्शन में उसको रेलेवेंट फैक्ट मानेंगे। मतलब अगर कोई प्रीवियस ऑफेंस है जो कि फैक्ट के तौर पे आता है कि भाई ये बंदा पहले भी ऐसे काम कर चुका है, तो उस फैक्ट को हम रेलेवेंट मानेंगे एक्सप्लेनेशन एंड इस सेक्शन के अंडर। अब अगर हम बात करें आपके एक्सप्लेनेशन 2 की, तो अगर किसी बंदे का ट्रायल चल रहा है एंड वो बंदा पहले भी कोई ऑफेंस कर चुका है तो इस सेक्शन में उसको रेलेवेंट फैक्ट मानेंगे। मतलब अगर कोई प्रीवियस ऑफेंस है जो कि फैक्ट के तौर पे आता है कि भाई ये बंदा पहले भी ऐसे काम कर चुका है, तो उस फैक्ट को हम अब सपोज करो किसी बंदे पर चोरी का चार्ज लगा हुआ है और ये फैक्ट कोर्ट के सामने रखा गया कि इस बंदे पर पहले भी ये चोरी के इल्जाम में इसको जेल हुई है या फिर फाइन किया गया है, तो वो फैक्ट हम रेलेवेंट मानेंगे इस सेक्शन के अंडर। ठीक है, अब अगर हम बात करें आपके इलस्ट्रेशंस की, तो हम यहाँ पर सिर्फ 5 इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे तो थोड़ी क्लैरिटी और मिल जाएगी इस सेक्शन के रिगार्डिंग। वैसे इस सेक्शन में बहुत सारे आपके इलस्ट्रेशंस है, अगर आप चाहो तो बेयर एक्ट से इलस्ट्रेशंस जरूर पढ़ लेना, आपको थोड़ी बहुत क्या बहुत सही क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ए इलस्ट्रेशन जो कि ये बोल रहा है कि ए पर इल्जाम लगता है कि वो चुराए हुए गुड्स रखता है, ये जानते हुए कि वो गुड्स चुराए हुए हैं, मतलब चुराया हुआ सामान वो खरीदता है और अपने पास रखता है बेचने के लिए या फिर वॉट एवर द रीजन विल बी। एंड ये भी प्रूव हो गया कि स्टोलन आर्टिकल्स उसके पोजेशन में है, मतलब उसके पास हैं, चुराया हुआ जो सामान है वो उसके पास है। लेकिन उसी के साथ एक फैक्ट ये भी रखा गया कोर्ट के सामने कि उसी समय
जहाँ पे वो सामान, चुराया हुआ सामान उसको मिला था, उसके साथ बहुत सारे आइटम्स थे जो कि चुराए हुए आइटम्स थे और उसके पास, उसके पोजीशन में थे, ए के पोजीशन में। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ऑब्वियसली ए को पता होगा ना कि वो आइटम्स चुराए हुए हैं। इससे ये फैक्ट तो प्रूव हो ही गया कि अगर एक सामान होता तो मान लेते कि भाई गलती से उसने खरीद लिया होगा या रिसीव कर लिया होगा, पर इतने सारे आइटम्स तो आपको पता होंगे ना कि भाई ये चुराया हुआ सामान है। तो उसकी पोजीशन में, ए की पोजीशन में जितने भी आइटम्स पाए गए, ये फैक्ट है कि उसको पता था कि जितने भी गुड्स हैं वो चुराए हुए हैं, तो वो फैक्ट रेलेवेंट होगा। सो ये था आपका इलस्ट्रेशन 1। दूसरे इलस्ट्रेशन पे चलते हैं अभी। तो सेकेंड इलस्ट्रेशन आपका ये बोलता है कि ए पर चार्ज लगा है कि उसने फ्रॉडुलेंटली काउंटरफीट कॉइन यानी नकली सिक्के डिलीवर किए हैं, एंड जिन सिक्कों को वो डिलीवर कर रहा था उस टाइम पर उसे पता था कि वो सिक्के जाली हैं या नकली हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आया कि उसके डिलीवरी के टाइम, मतलब जब वो सिक्के दे रहा था किसी और को और वो पकड़ा गया, उस टाइम पे उसके पास जो सिक्के वो डिलीवर कर रहा था उस जैसे ही काफी सिक्के उसके पास थे। तो ये फैक्ट रिलेवेंट होगा। ऑब्वियसली अगर कुछ सिक्के वो दे भी देता है तो उसको तो ये पता है ना कि वो जाली हैं, उसके पास सेम ही सिक्के क्या कर रहे थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद है कि ये फैक्ट कि पहले काउंटरफीट या नकली सिक्के डिलीवर करने के इल्जाम में पहले भी एक कन्विक्ट हो चुका था, यानी गिरफ्तार हो चुका था, तो ये फैक्ट भी रेलेवेंट है। ओके, तो ये था आपका सेकंड इलस्ट्रेशन। तो ये इलस्ट्रेशन आपकी क्या कह रही है? ये कह रही है कि ए ने बी को स्यू कर दिया। क्यों कर दिया भाई? क्योंकि बी के कुत्ते ने ए को काट लिया या फिर उसका नुकसान कर दिया, और बी को ये बात पता थी कि उसका कुत्ता खूंखार है, डेंजरस है। ये जानते हुए भी बी ने कोई एक्शन नहीं लिया, अपने कुत्ते को बांध के नहीं रखा, इसलिए ए ने बी को स्यू कर दिया। अब फैक्ट निकल के आता है कि बी के डॉग ने पहले भी XYZ को काटा था एंड उन लोगों ने भी बी को कंप्लेंट की थी, उसके बावजूद भी बी ने अपने कुत्ते को नहीं संभाला। और ये फैक्ट रेलेवेंट है ये प्रूफ करने के लिए कि बी को पता था कि उसका कुत्ता डेंजरस है एंड फिर भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये फैक्ट रेलेवेंट होगा। अब इस इलस्ट्रेशन में बी ने ए को स्यू किया। क्यों किया? क्योंकि बी भाई साहब कह रहे हैं कि ए ने बी को ये बताया कि सी सॉल्वेंट है, माने जिसके पास पैसा है कर्जा चुकाने के लिए, अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वो चुका देगा उसके पैसे, सॉल्वेंट का मतलब। ठीक है, इस बात पर भरोसा करके बी ने सी पर ट्रस्ट किया और घाटा उठाया, मतलब नुकसान हो गया उसको, उसने पैसे लगाए और फिर पता चला कि सी तो आपका इंसॉल्वेंट था। लेकिन ये फैक्ट आया कि जब ए ने बी को बताया कि भाई सी सॉल्वेंट है, तब उसके जो सी के जो पड़ोसी थे या फिर जो भी उसके साथ डील कर रहे थे उसके बिजनेस में, तो उन लोगों को ये लगता था कि भाई सी तो सॉल्वेंट है, एंड वो समझते थे कि भाई सी तो सॉल्वेंट है। तो ये दिखाने के नाते कि ए ने जो बी को कहा सी के बारे में वो गुड फेथ में कहा, और वो फैक्ट रेलेवेंट है। ठीक है, ए का कोई इविल मोटिव नहीं था, इल इंटेंशन नहीं था, उसको भी वही पता था जो सी के पड़ोसियों को पता था, उसके रिलेटिव्स को पता था। अब अंदर घुस के कौन ही बता रहा है, ए को उसकी कोई नॉलेज नहीं थी और ये उसका गुड फेथ बता रहा है, तो ये फैक्ट रेलेवेंट होगा। तो अब अगर हम बात करें स्टेट ऑफ माइंड की, तो मेंटल एलिमेंट जरूरी है। मीन्स इंटेंशन ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, कि बंदे का कुछ गलत करने का इरादा था, लेकिन ये कहा जाता है कि किसी बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो शैतान भी नहीं बता सकता, और ना ही कोई ऐसी साइंटिफिक मेथड है जिससे ये पता लगा सकें कि भाई सामने वाले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है और किस इंटेंशन से चल रहा है। ठीक है, तो इस सेक्शन में सारा दारोमदार किस पर आ जाता है? कोर्ट पर आ जाता है कि कोर्ट फैक्ट्स को एनालाइज करे और वो कोर्ट डिसाइड करे कि उस बंदे का स्टेट ऑफ माइंड कैसा रहा होगा, और अगर फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि ये प्रूव कर पा रहे हैं कि भाई इस बंदे का स्टेट ऑफ माइंड एग्जैक्टली यही रहा होगा, तो कोर्ट उस फैक्ट्स को ध्यान में रख के अपना डिसीजन ले सकती है। यहाँ पे सारा डिस्क्रिशन ऑफ पावर कोर्ट के पास है। सो हर वो फैक्ट दिया जा सकता है जिससे कि किसी बंदे की स्टेट ऑफ माइंड की प्रेजेंस या एब्सेंस पता चलती है, तो वो सारे फैक्ट्स इस सेक्शन के अंडर रेलेवेंट होंगे। तो
तो अब अगर हम बात करें स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग की, अब तक हम बात कर रहे थे स्टेट ऑफ माइंड की, यहाँ पे बात करते हैं हम बॉडी और बॉडीली फीलिंग की। तो जहां किसी पर्सन की बॉडी स्टेट या बॉडीली फीलिंग क्वेश्चन में हो तो हर एविडेंस दिया जा सकता है जिससे कि सच पता चल सके कि हाँ वो फीलिंग हम आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, सबसे जरूरी बात उस बंदे का स्टेटमेंट जिसे चोट पहुंची है या जो कि अफेक्टेड पर्सन है। तो जिसे चोट लगी होगी वही तो अपना दर्द सही से बता पाएगा, तो उसका स्टेटमेंट फैक्ट होगा। इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा अपनी हेल्थ या अपनी बॉडीली फीलिंग, शारीरिक संवेदना के बारे में अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में बता रहा है तो वो स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा। ऑब्वियसली अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ है और वो उस कंडीशन में ये बता रहा है कि भाई मुझे कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, तो वो उसकी बॉडीली फीलिंग है। ठीक है, अब सपोज करो, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कोई एक चोर था, वो किसी के घर में घुसा और वहां पे किसी एक बंदे को उसने चाकू मार लिया एंड उस घर के दूसरे बंदे उठे और उन्होंने चोर को पकड़ लिया तो चोर पे ट्रायल चला तो जिस बंदे को चाकू लगा उसने कोर्ट में जाके बोला कि देखो मेरे को कितना ग्रीवियस हर्ट लगा है और मतलब कितनी गहराई से चाकू लगा है और कितना पेन उसको हुआ है। तो ऑब्वियसली वो अपनी बॉडीली फीलिंग कोर्ट में बता सकता है और वो फैक्ट भी दे सकता है कि भाई ये घुसा और इसने मेरे को चाकू दिखाया, मैं डरा नहीं पर इसने मेरे को चाकू मार दिया। ठीक है, तो ये फैक्ट रेलेवेंट होगा। ये एक एग्जांपल के थ्रू तुम्हें समझ आ जाएगा कि बॉडीली फीलिंग क्या होती है। वैसे समझ आ गया होगा तुम लोगों को। तो अब चलते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पर। तो ये आपका प्रीवियस कन्विक्शन जो कि एक्सप्लेनेशन 2 में था। अगर कोई बंदा पहले भी कोई ऑफेंस कर चुका है और दोबारा उसी सिचुएशन में वो फंस गया है तो ये उसका स्टेट ऑफ माइंड बताता है कि जब वो पहले भी वो कांड कर चुका है तो दोबारा करने में कोई हर्ज नहीं है, तो उसका स्टेट ऑफ माइंड पता चलता है। अगर सपोज करो कोई चोरी कर चुका है पहले और उस पर ट्रायल चल चुका है और दोबारा उस पर वही ट्रायल चल रहा है तो वो प्रीवियस कन्विक्शन उसका रेलेवेंट माना जाएगा। सो ये था आपका सेक्शन 14। आई होप मैंने जस्टिफिकेशन किया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।